हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नवीन लोक प्रशासन के बारे में। इसी नवीन लोक प्रशासन को नया लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन कहते हैं और इंग्लिश में इसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनपीए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि नए लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अर्थ क्या है, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर इसके शुरुआत में कौन कौन से सम्मेलन का योगदान रहा है, इसके कारण क्या है, फिर इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, फिर इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होगा। तो ये सब इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं नवीन लोक प्रशासन का अर्थ। तो नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन, तो इसमें देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो 1968 के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो नए विचारों का सूत्रपात हुआ या नए विचारों की शुरुआत हुई, उसे ही नव लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है। ये इसका सरल अर्थ होता है। आप इसको एक और दूसरे अर्थ में समझ सकते हैं। तो दूसरा अर्थ इसका होता है कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में लोक प्रशासन के सिद्धांत में एवं व्यवहार में सुधार हेतु कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर तथा विद्वानों एवं प्रशासकों के संयुक्त प्रयासों से लोक प्रशासन विषय पर जो पुनर्विचार आरंभ हुए हैं, उन्हें ही नया लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन कहते हैं। इसके बाद में फिर इसकी एक परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी परिभाषा है, देखिए, ऑसबोर्न एंड गैब्रियल के अनुसार। तो ऑसबोर्न एंड गैब्रियल के अनुसार इनकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए इसमें इन्होंने दोनों ने कहा है कि नव लोक प्रशासन साहसिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करता है। ये इन दोनों ने मिलकर बताया है नव लोक प्रशासन के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो नया लोक प्रशासन है वह साहसिक सरकारी नियंत्रण को स्थापित करता है। इसको इन्होंने नया लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन कहा है, इन दोनों विद्वानों ने। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो नव लोक प्रशासन है, तो नव लोक प्रशासन में नई नई शब्दावलियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। तो वे नई नई शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें कुछ नई नई शब्दावलियों में जैसे मूल्य है, फिर इसके बाद में नैतिकता, प्रासंगिकता, सामाजिक समता और परिवर्तन, ऐसे नई नई शब्दावलियों का प्रयोग इसमें शुरू हुआ है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इन्हीं को मिलाकर नव लोक प्रशासन भी कहा जाता है, इन्हीं शब्दावलियों को मिलाकर, ठीक है। अब इसके बाद में जो पुराना लोक प्रशासन था या परंपरावादी लोक प्रशासन था, तो उसके विचार किस प्रकार के थे। तो जो पुराने लोक प्रशासन था उसमें कुशलता और मितव्ययिता, इस पर अधिक जोर दिया जाता था। इस कारण से पुराना लोक प्रशासन अपर्याप्त और असंतोषजनक माना गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में जो नवीन लोक प्रशासन है, तो नवीन लोक प्रशासन मूलतः 1960 के दशक में शुरू हुआ, जिसने शासन एवं प्रशासन को कल्याणकारी प्रशासन के रूप में स्थापित किया था। तो जो नया लोक प्रशासन है वह पूर्णतः कल्याणकारी है। यह जनता के जन कल्याण पर विश्वास व्यक्त करता है। मतलब इस नवीन लोक प्रशासन का जो उद्देश्य रहता है वह है ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण करना है, ठीक है। इसके बाद फिर अब इसकी शुरुआत में किस विद्वान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसमें आपको याद रखना है 1971 की बात है, 1971 में, ठीक है। तो 1971 में फ्रैंक मेरिनी, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये इनके बुक का नाम है, फ्रैंक मेरिनी की, ठीक है। तो इस बुक में क्या लिखा था इन्होंने। तो इस बुक में इन्होंने जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था उसका निष्कर्ष इसमें लिखा था इन्होंने, ठीक है। 1968 में 1968 में जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इन्होंने पूरा वर्णन किया था किसमें, इस पुस्तक में। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन का जो निष्कर्ष था उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है और इसी पुस्तक से, इसी के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन की शुरुआत होती है,
ठीक है, या नए लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि बताइए किस विद्वान की रचना से या किस विद्वान की पुस्तक के बाद नए लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी। तो इस विद्वान का नाम आपको ध्यान रखना है फ्रैंक मेरिनी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि जिस नवीन लोक प्रशासन की बात हम कर रहे हैं तो इसके शुरुआत के पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है अमेरिका में। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ घटनाएं घटित हुई है जिसके बाद विश्व के स्तर पर नए लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। तो देखिए इसमें पहले वियतनाम युद्ध। अब वियतनाम आप जानते ही हैं, तो वियतनाम एक देश है छोटा सा, ठीक है, एशिया महाद्वीप का। तो वर्ष 1949 की बात है। तो वर्ष 1949 में जो चीन है, तो चीन वैश्विक स्तर पर एक साम्यवादी देश के रूप में उभरा था और 1950 से 1970 के दशक में चीन ने उत्तरी वियतनाम पर पकड़ मजबूत करने के प्रयास करना शुरू कर दिया था। और जब चीन ऐसा प्रयास कर रहा था तो उसी समय अमेरिका ने जब ये इधर ध्यान आकर्षित किया तो अमेरिका को लगा कि अगर चीन वियतनाम पर कब्जा कर लेता है तो फिर धीरे 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 वियतनाम और वियतनाम के अलावा और जो एशिया महाद्वीप है वहाँ पर भी अपने साम्यवाद को स्थापित कर लेगा। तो इसी कारण से फिर क्या हुआ कि जो अमेरिका था तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है या अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर कार्य करता है और जो चीन होता है तो चीन साम्यवादी विचारधारा पर कार्य करता है। ठीक है, अब इससे फिर क्या हुआ, तो जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो इस युद्ध में लगभग 55,000 अमेरिकी मारे गए थे इसमें। ठीक है, और जब इतने इसमें मारे जाते हैं अमेरिकी नागरिक जिसके कारण अमेरिका में आलोचना हुई थी। ठीक है, जब अमेरिका में इसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसी समय 1973 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी सेना को वियतनाम से वापस बुला लिया था, किंतु तब तक अमेरिका में जन आक्रोश उत्पन्न हो चुका था, वो वहाँ की जनता नाराज हो चुकी थी अमेरिका की। ठीक है, पहली घटना तो ये थी। अब इसके बाद फिर दूसरी घटना क्या है, तो दूसरी घटना है इसमें वाटरगेट कांड। वाटरगेट कांड क्या है तो देखिए इसमें, तो वाटरगेट एक जगह का नाम है फ्रेंड जो आपको ध्यान रखना है। तो वाटरगेट क्या है, तो मुख्य वाशिंगटन डीसी का नाम तो सुना ही आपने, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और उसमें एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वाटरगेट। ठीक है, और वहाँ पर घटना घटित हुई थी जिसके कारण इस घटना का, इस कांड का नाम है वाटरगेट कांड। अब ये कांड क्या है तो ये सुनिए अब आप। तो देखिए इसमें कि जो रिचर्ड निक्सन थे, तो रिचर्ड निक्सन अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे और 1969 से 1974 तक इस पद पर रहे थे। और उन पर यह आरोप लगाया गया था कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय से FBI और CIA के एक्स एजेंट की कुछ महत्वपूर्ण कागजात चुराने के लिए उन्हें भेजा गया था। और कुछ समय बाद ये एजेंट पकड़े गए तथा जांच में रिचर्ड निक्सन का नाम सामने आता है। फिर इसके बाद में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने जांच की दिशा भटकाने का प्रयास किया था और इस घटना के कारण उन पर महाभियोग लाने का निर्णय अमेरिकी सरकार ने लिया था। फिर इसके बाद में प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही उन्होंने अगस्त 1974 में 1974 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में था और वाशिंगटन डीसी में वाटरगेट एक बिल्डिंग थी, इसलिए इस कांड का नाम हुआ था वाटरगेट कांड। ठीक है, अब इसके बाद फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो तत्कालीन और प्रमुख गेराल्ड फोर्ड थे जो निक्सन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। और इस कांड ने मीडिया का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था और आम जनता के बीच इसकी खबर पहुंचने के बाद अमेरिका की नौकरशाही पर विभिन्न तरह के सवाल उठने लगे थे। और वियतनाम युद्ध ने जिस जन आक्रोश को जन्म दिया था उसे वाटरगेट कांड और अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो वियतनाम ने जिस जन आक्रोश को बढ़ा दिया था या उसको शुरू किया था
इसके बाद वाटरगेट कांड ने वहां की जनता को और क्रोधित कर दिया था तथा प्रशासन में क्रांतिकारी परिवर्तनों की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और इन्हीं परिवर्तनों ने जिस आंदोलन को जन्म दिया था उसी को कहा जाता है नवीन लोक प्रशासन। मतलब इसी के बाद फिर एक नए प्रशासन की शुरुआत हुई जिसे कहा जाता है नवीन लोक प्रशासन। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर क्या होता है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर कुछ सम्मेलन होंगे, कुछ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे जिसमें नए लोक प्रशासन की चर्चा की जाती है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें परंपरागत लोक प्रशासन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसमें यह है कि लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा प्रशासन के मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को स्वीकार करती है। इसके बाद फिर दूसरी विशेषता यह है कि लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा राजनीति प्रशासन विभाजन को स्वीकार करती है। इसके बाद फिर अगली विशेषता आती है कि परंपरागत लोक प्रशासन कार्य उन्मुख होने पर बल देता है, न कि प्रशासन को मानव उन्मुख बनाने पर। इसका अर्थ यह होता है कि लोक प्रशासन कार्य को बढ़ावा देता है। पुराना लोक प्रशासन मतलब जो परंपरागत लोक प्रशासन था यह सिर्फ कार्य उन्मुख पर बल देता है, मतलब कार्य होना चाहिए, बाकी मनुष्य की भावनाओं पर इस पर बल नहीं दिया जाता था। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह दृढ़ता एवं यथास्थितिवाद को स्वीकार करता है, मतलब यह कठोर नियमों को स्वीकार करता था। इसके बाद फिर जैसी स्थिति थी उसको वैसे ही बनाए रखना चाहता था। फिर इसके बाद में परंपरागत लोक प्रशासन के समर्थक मूल्य दक्षता, मितव्ययिता तथा उत्पादकता पर बल देते थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद देखिए आगे नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति। तो नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति कैसे हुई या इसके कारण क्या है, इसके आधार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आधार इसका यह होता है कि अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष एवं तनाव। तो अमेरिकी समाज में असंतोष क्यों है और इसके बाद तनाव की स्थिति क्यों थी, तो इसके कारण मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो वैसे तो विशेष रूप से दो कारण थे, एक तो वाटरगेट कांड और दूसरा था उसमें वियतनाम युद्ध। ठीक है, इसके बाद फिर अगला कारण होता है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर 1967 में हनी प्रतिवेदन। इसके बाद फिर अगला कारण था कि 1967 में ही लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी एक सम्मेलन होता है जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन हम कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विद्वानों की रचनाएं तथा उनके विचार। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मिन्नोब्रुक सम्मेलन। तो इसमें 3 मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुए हैं। तो कब कब कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं और इनमें कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें अब पहला इसमें शुरू होता है अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष एवं तनाव। तो जो अमेरिकी समाज था उसमें असंतोष क्यों था, उसमें तनाव की स्थिति क्यों थी। तो देखिए इसमें विश्व के स्तर पर प्रभुत्व प्राप्त अमेरिका की आंतरिक सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक तनाव एवं असंतोष से परिपूर्ण होने लगी थी और इनका सामना करने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करना जरूरी हो गया था। ठीक है, और इसलिए फिर हम देखते हैं कि वहां नए नियमों इसके बाद में समाधानों को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से फिर वहां पर विद्वानों ने अपने अपने नए विचार प्रस्तुत करना शुरू किया था। फिर इसके बाद में अगला कारण इसमें आता है कि सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 में। तो 1967 में 1967 में जॉन सी हनी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो जॉन सी हनी ने 1967 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उन्होंने लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया था, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इसके क्षेत्र को उन्होंने व्यापक बनाने पर बल दिया था और हनी प्रतिवेदन में लोक प्रशासन विषय की 4 समस्याओं का वर्णन उसमें किया था उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि देखो लोक प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने 4 समस्याएं बताई थी। तो पहली समस्या उन्होंने बताई कि लोक प्रशासन की विधाओं में व्याप्त अपूर्णताएं। ठीक है, तो ये जो लोक प्रशासन विषय है इसकी विधाएं पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। इसके बाद फिर दूसरी विशेषता इन्होंने बताई, दूसरी समस्या इन्होंने बताई कि लोक प्रशासन विषय के विद्वानों तथा प्रशासन में जो कार्यरत प्रशासक हैं
उनके मध्य गैप होता है, उनके मध्य खाई होती है। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या यह बताई इन्होंने कि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन एवं शोध के लिए धन का अभाव पाया जाता है। इसके बाद फिर अगली समस्या इन्होंने बताई इस विषय की कि विषय से संबंधित बौद्धिक मतभेद जैसे लोक प्रशासन एक विषय है या एक विज्ञान है या कोई व्यवसाय है, ये ऐसे हमेशा मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं बताई जॉन सी हनी ने, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन सी हनी ने लोक प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी बताई थी, तो ये समस्याएं आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे जो हनी रिपोर्ट थी, तो हनी रिपोर्ट ये किस में प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना है कि नवंबर 1967 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में हनी प्रतिवेदन या हनी रिपोर्ट प्रकाशित होती है और इसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे। तो कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, तो देखिए इसमें पहला सुझाव दिया गया था कि लोक सेवा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूर्ण मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाए, पहला। और दूसरा उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को इसमें शामिल किया जाए। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक मामलों के शिक्षण कार्य में जो संलग्न अध्यापक हैं उनको शासन कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके बाद फिर अगला इन्होंने दिया सुझाव कि संघीय, इसके बाद फिर प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर पर शासन के लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो केंद्र स्तर पर की बात हो, चाहे राज्य के स्तर की बात हो, चाहे स्थानीय स्तर की बात हो, तो तीनों ही स्तर के लोक सेवक हैं, उन्हें लोक प्रशासन का प्रशिक्षण दिया जाए कि लोक प्रशासन क्या है, यह कैसे काम करता है, ये उनको सिखाया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला सुझाव यह है कि स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी, तो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां दी जाएं जो लोक सेवा को आजीविका के रूप में अपनाने को तैयार हों। इसके बाद फिर अगला सुझाव दिया इन्होंने कि सार्वजनिक मामलों के संबंध में शिक्षण, शोध पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए। फिर इसके बाद में अगला है इसमें कि नवीन लोक प्रशासन कार्यक्रम हेतु नवीन परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ की जाए जिसमें विद्यार्थियों को अद्यतन सूचनाएं भी प्राप्त हो। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें सुझाव कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की जाए। फिर इसके बाद में अगला सुझाव और लास्ट है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाए और अधिक इसको बड़ा बनाया जाए। ये इन्होंने सुझाव दिया था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो आपसे ये पूछ सकता है कि हनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी बताई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें सुझाव क्या क्या थे, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए अगला आता है 1967 में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन। ठीक है, अब इसमें देखिए 1967 में लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन होता है फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर होता है, तो वहां पर यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम हुआ फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, अब फिलाडेल्फिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसे लोक प्रशासन विषय में शीघ्र विकास एवं संश्लेषण मतलब निर्माण करना। ठीक है, तो शीघ्र विकास एवं संश्लेषण की आवश्यकता अनुभव किए जाने पर 1967 में 1967 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान तथा समाज विज्ञान परिषद ने इसे आयोजित किया था। तो यह भी आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 3 नंबर में
कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसका आयोजन किसने किया था? तो उसका आयोजन अमेरिका का जो राजनीति विज्ञान है तथा जो समाज विज्ञान परिषद है, इन्होंने इसे आयोजित किया था। और इस सम्मेलन का उस समय विषय क्या था? तो इसका विषय था लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार क्षेत्र, उद्देश्य तथा पद्धति। ये इसका विषय था। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना है। तो पहला इसमें पॉइंट आता है कि नीति निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण सरकार के अध्ययन एवं लोक प्रशासन के अध्ययन के बीच द्विविभाजन नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने बताया था इस सम्मेलन के अंतर्गत। ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि लोक प्रशासन के विषयों में सामाजिक समता भी या सामाजिक समानता भी एक विषय होना चाहिए, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के वर्ग भेद, ठीक है, अनेक प्रकार के वर्ग भेद तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। और लोक प्रशासन में कार्यकुशलता तथा उत्तरदायित्व के विद्यमान मूल्यों के साथ साथ समानता को भी प्रशासनिक मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि नौकरशाही संबंधी। अब नौकरशाही क्या होती है? तो जो अधिकारी वर्ग होते हैं, ठीक है, तो अधिकारी वर्गों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको कहते हैं नौकरशाही। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो अधिकारी जो भी कार्य करेगा ऑफिस में रहकर उसको हम कहते हैं नौकरशाही। तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये क्या है, प्रशासन के नौकर हैं, परंतु ये अपने आप को जो स्वामी समझने लगते हैं और इनके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसको हम नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, तो नौकरशाही संबंधी अध्ययन संरचनात्मक, प्रकारात्मक दोनों ही प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो जो नौकरशाही है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु संरचनात्मक हो और प्रकारात्मक हो। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि तेजी से बदलते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य में संगठनात्मक नवीनता तथा प्रबंधात्मक नमनीयता ही उचित होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि लोक प्रशासन का विषय। ठीक है, तो लोक प्रशासन का विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान शहरी निर्धनता, बेरोजगारी, गंदगी, प्रदूषण एवं सामाजिक समस्याओं की ओर होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल प्रबंधात्मक योग्यताओं तथा तकनीकी कुशलताओं का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोक सेवकों में सामाजिक संवेदना तथा चेतना का विकास भी होना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन था या फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे या उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखना होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला इसमें पॉइंट आता है कि लोक प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शिक्षा का उद्देश्य मात्र प्रबंधात्मक योग्यताओं व तकनीकी निपुणताओं का विकास न होकर विभिन्न सरकारी अभिकरणों में कार्यरत या जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों सार्वजनिक कार्मिकों, इसके बाद फिर जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं तो प्रशिक्षणार्थियों एवं विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदना या चेतना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा इसमें। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट इसका आता है कि पद सोपानी धारणा तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, और जो भावी प्रशासक हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित भी किया जाना जरूरी है। इसके बाद फिर अगला उन्होंने यह बताया कि लोक प्रशासन एवं व्यवसाय प्रशासन का प्रशिक्षण अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए या अलग अलग ढंग से होना चाहिए, और लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन का दृष्टिकोण भी होना जरूरी है। इसके बाद फिर अगला इसमें कि लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग अनुशासन माना जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय पहलुओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
ठीक है। तो इसमें मानव संबंधों को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इतना भी बढ़ावा ना दिया जाए कि यह विषय सिर्फ एक कल्पना मात्र रह जाए, ठीक है। तो इसमें मानव संबंधों का वर्णन भी होना चाहिए, मानव संबंधों पर भी ध्यान दिया जाए। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें विद्वानों की रचनाएं तथा उनके विचार, ठीक है फ्रेंड। तो अगला कारण है विद्वानों की रचनाएं और उनके विचार। तो किस किस विद्वान ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उनके विचार क्या हैं। तो देखिए, इसमें ऐसे ही विद्वानों में पहला नाम आता है इनका ड्वाइट वाल्डो का। तो ड्वाइट वाल्डो ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन 1968, 1968 में ये इन्होंने निबंध लिखा था, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन 1968 के माध्यम से फिलाडेल्फिया, ठीक है, या सम्मेलन की कमियों को उन्होंने उजागर करते हुए उसका अपेक्षित समाधान भी प्रस्तुत किया था। तो जो फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था, तो इस सम्मेलन की कमियां क्या थी ये इन्होंने बताई। फिर इसके बाद में इन कमियों की पूर्ति कैसे होगी या इसका समाधान क्या है, तो ये भी इन्होंने बताया था। फिर इसके बाद में अमेरिका में अगस्त 1968 में आयोजित जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन था, तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन जिसमें लोक प्रशासन में परिवर्तन एवं उसे संवेदनशील बनाने पर उन्होंने बल दिया था। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, इसमें कौन कौन से मुद्दे तय किए गए थे, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद फिर 1971 में 1971 में ड्वाइट वाल्डो के द्वारा संपादित पुस्तक, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है। तो इस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन हुआ और इसमें वाल्डो ने मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो मुद्दे तय किए गए थे या उस समय जो भी निर्णय लिए गए थे उसके निष्कर्षों को उन्होंने समाहित किया और अपने इन्होंने विचार भी प्रस्तुत किए थे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली रचना देखिए फ्रेंड, इसमें ड्वाइट वाल्डो की। तो अगली रचना है ड्वाइट वाल्डो की कि इंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन के 3 परिप्रेक्ष्य का इन्होंने वर्णन किया था। तो ये 3 परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाता है नागरिक उन्मुखी नौकरशाही हो, दूसरा प्रतिनिधि नौकरशाही हो और जन प्रतिनिधित्व, इन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। मतलब जो अधिकारी वर्ग होता है तो अधिकारी नागरिक उन्मुखी हो, मतलब नागरिकों के लिए कार्य करें। इसके बाद प्रतिनिधि नौकरशाही, मतलब प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। फिर इसके बाद में जन प्रतिनिधि पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा था ड्वाइट वाल्डो ने अपने इस रचना में। इसके बाद फिर इन पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि इन सार्वजनिक परिप्रेक्ष्यों को लोक प्रशासन में सही रूप से लागू किया जाता है तो लोक प्रशासन अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर सकेगा। इसके बाद फिर अगला आता है 1967 में। तो 1967 में F.C. मोसर इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था गवर्नमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन केसेस एंड कमेंटरीज। तो इसमें इन्होंने प्रशासनिक क्षमताओं एवं उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन तथा सुधार की सारी समस्याओं को इन्होंने उठाया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, तो अगला है 1971 में, 1971 की बात है। तो 1971 में फ्रैंक मेरिनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और उस पुस्तक का नाम था टूवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। यह पुस्तक प्रकाशित होती है, 1971 की बात है। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा था, तो इस पुस्तक में इन्होंने जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था तो उसके निष्कर्ष का वर्णन उन्होंने किया था। और इसी पुस्तक के माध्यम से या इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में अगले हैं इसमें 1980 में। तो 1980 में, तो 1980 में एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। अब फ्रेंड याद रखें, आप जब भी एग्जाम में अगर आपको ऐसे पुस्तकों का नाम लिखना हो तो आप इंग्लिश शब्द का यूज ना करें, आपको लिखना है हिंदी में। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर
जो इंग्लिश शब्द है उसको हिंदी में लिखा है ऐसा, तो ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है, ये इंग्लिश के वर्ड आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी थी, तो इसके माध्यम से इन्होंने नए लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो नव लोक प्रशासन होता है, तो नव लोक प्रशासन जातिगत कम होता है और सार्वजनिक अधिक होता है। इसके बाद यह कम विवरणात्मक और अधिक आदेशात्मक होता है। इसके बाद फिर यह कम संस्थान उन्मुखी होता है और अधिक ग्राहक उन्मुखी होता है, तथा यह आशा की जाती है कि यह कम वैज्ञानिक भी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा जो योगदान दिया गया है ये हमने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मिन्नोब्रुक सम्मेलन। अब जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन है तो ये 3 सम्मेलन हुए थे फ्रेंड, ठीक है। तो जो नवीन लोक प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, तो नवीन लोक प्रशासन आंदोलन राजनीति प्रशासन अलगाववाद या राजनीति प्रशासन विभाजन को खत्म करने में अधिक सफल हुआ था, लेकिन यह भी आलोचनाओं से नहीं बच पाया। और आलोचनाओं एवं मूल्यांकन से पहले हमको यह समझना जरूरी होगा कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो हुए थे, तो 3 सम्मेलन हुए थे और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो देखिए इसमें तीनों मिन्नोब्रुक सम्मेलन का वर्णन, और इसमें पहला सम्मेलन आता है तो यह 1968 में हुआ था, ध्यान रखना। तो प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन यह कब आयोजित होता है, तो 1968 में आयोजित होता है, ठीक है। तो मिन्नोब्रुक यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यही सम्मेलन हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसमें कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि प्रासंगिकता, ठीक है। तो प्रासंगिकता, फिर इसके बाद मूल्य, फिर समता मतलब समानता, तथा परिवर्तन पर अधिक बल दिया गया इस सम्मेलन में। इसके बाद फिर दूसरा इसमें बिंदु है, यह दूसरा पॉइंट है कि सरकार की तीव्र आलोचना एवं सामाजिक सक्रियता पर बल दिया जाए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इसमें कि संकुचित वैचारिक दृष्टिकोण विशेषकर राजनीति संबंध पर बल। फिर इसके बाद में अगला आता है कि सम्मेलन का वातावरण विक्षोभों से भरा हुआ था एवं उग्र विचारधारा का पोषक भी था। फिर इसके बाद में अगला है इसमें कि व्यवहारवाद का विरोध एवं उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्ति को अपनाना, ठीक है फ्रेंड। तो ये प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें आगे, तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन को फिलाडेल्फिया सम्मेलन का पथ प्रदर्शक सम्मेलन माना जाता है, और मिन्नोब्रुक सम्मेलन हेतु 2 कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ये 2 कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला आ जाता है कि 1950 के दशक का अमेरिकी समाज तथा राजनीति व प्रशासन का उथल पुथल का काल था। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें आ जाता है कि 1968 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल में प्रकाशित ड्वाइट वाल्डो का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, क्रांति के काल में लोक प्रशासन, ठीक है, नामक लेख जिसमें तत्कालीन समस्याओं का वर्णन किया गया था। उस समय जो भी समस्याएं थी उनका वर्णन ड्वाइट वाल्डो ने इसमें किया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक विद्वान है जिनका नाम है मैथ्यू क्रेंसन। तो मैथ्यू क्रेंसन ने कहा कि इस सम्मेलन के नियमों को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा था कि इस सम्मेलन में मुख्यतः यह चर्चा हुई कि लोक प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है, तथा प्रशासनिक संगठनों को अपने पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। ये इन्होंने कहा था मैथ्यू क्रेंसन ने इस सम्मेलन के बारे में। तो आपसे यह इस सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ये पूछा जाएगा कि प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको इसका समय याद रखना होगा। फिर इसके बाद में इसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो यहाँ पर इस प्रकार ये पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन या द्वितीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन,
यह कब हुआ था? तो यह 1988 में हुआ था, जो आपको ध्यान रखना है, 1988 में। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से प्रावधान हुए थे तो देखिए, तो नेतृत्व, संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, तकनीक, नीति एवं आर्थिक दृष्टिकोण पर इसमें बल दिया जाता है दूसरे मुन्नेब्रुक सम्मेलन में। इसके बाद फिर अगला इसमें प्रावधान है कि सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों के योगदान को प्रोत्साहन देना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सीमित सरकार की मांग, निजीकरण, स्वैच्छिक संगठन, वैश्विक एवं उदारीकरण पर बल। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें व्यापक वैचारिक दृष्टिकोण या इसमें अंतर विषयक दृष्टिकोण पर बल देना। फिर इसके बाद में अगला है इसमें कि सम्मेलन का वातावरण सभ्य, सुविचारित, परिपक्व एवं व्यावहारिक होना। फिर इसके बाद में अगला इसमें यह प्रावधान किया जाता है या इसमें निर्णय लिया गया था कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक रुख को अपनाया जाए। ठीक है, मतलब जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसके प्रति सकारात्मक विचार हो और इसको भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। द्वितीय मुन्नेब्रुक सम्मेलन से संबंधित कुछ प्रावधान है ये। इसके बाद फिर अब अगला आ जाता है तृतीय मुन्नेब्रुक सम्मेलन। अब जो तीसरा मुन्नेब्रुक सम्मेलन है यह कब हुआ था? तो यह 2008 में हुआ था। तो यह भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय या तीसरा मुन्नेब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? तो 2008 में हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें तो तृतीय मुन्नेब्रुक सम्मेलन था, यह सिराक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोजमेरी ओ लीरी के समन्वय में 3 से 7 सितंबर 2008 तक यह आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का विषय आपको याद रखना फ्रेंड कि द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड, ये इसका विषय था। तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय मुन्नेब्रुक सम्मेलन का विषय बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट इसका था कि अकादमिक एवं पेशेवर लोक सेवकों के मध्य संबंधों को स्थापित किया जाए। ठीक है, जो पेशेवर लोग हैं और जो अकादमिक लोक सेवक हैं इनके बीच में मधुर संबंध होना चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें था समानता पर जोर दिया जाना चाहिए या समानता पर बल दिया जाए। फिर तीसरा था इसमें सामूहिक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। फिर इसके बाद में अगला है कि पारदर्शिता पर जोर दिया जाए। पारदर्शिता का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाए वह स्पष्ट जनता को पता चले या स्पष्ट जनता को उसकी जानकारी हो। फिर इसके बाद में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। अब वैश्वीकरण तो आप जानते ही हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, तो कोई भी देश का व्यापारी किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सके उसे कहते हैं वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधना। फिर इसके बाद में अगला है जवाबदेहिता। तो जो भी अधिकारी वर्ग होता है वह जवाबदेह हो किसी भी कार्य के प्रति। फिर इसके बाद में लोक प्रशासन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसमें प्रमुख बिंदु थे जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा के। तो देखिए इसमें अगला था इसमें कि अंतर विषय एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल दिया जाए। फिर इसके बाद में लोकतंत्र या प्रजातंत्र एवं जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। जन सहभागिता का मतलब यह होता है कि जनता का भी इसमें सहयोग प्राप्त किया जाए लोक प्रशासन में। फिर इसके बाद में जो शोध पद्धति है, तो शोध पद्धति या उसकी प्रणाली पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। मतलब जो लोक प्रशासन का रिसर्च है तो इसके रिसर्च सिस्टम को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। फिर इसके बाद में अगला है व्यापक प्रतिनिधित्व हो। फिर इसके बाद में विस्तृत क्षेत्र एवं वैश्विक दृष्टिकोण हो। फिर इसके बाद में अगला था इसका बिंदु कि तकनीकी को आत्मसात करते हुए व्यवस्थित वातावरण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि साझा नेतृत्व एवं स्थानीय शासन की भूमिका पर बल दिया जाए। ठीक है,
तो जो स्थानीय स्वशासन है उसकी भूमिका को अधिक बढ़ावा दिया जाए, उसकी भूमिका पर बल दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन पर लेख लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें लिखना है। ठीक है, तो अंत में या अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि जो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन था सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल के दौरान आयोजित हुआ था तथा बौद्धिक विविधता बाजार व्यवस्था से असंतुष्ट दिखाई पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में किसी एक मिन्नोब्रुक के बारे में पूछ सकता है, उसका वर्ष पूछ सकता है। 5 नंबर में किसी एक मिन्नोब्रुक का समय और उसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखने के लिए कह सकता है या पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में 11 नंबर में अगर पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन का वर्णन कीजिए, तो आपको फिर तीनों का वर्णन करना होगा 11 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।